तो हमारे आपके बीच में पिछले क्लासेस में ब्लेनोग्लॉसस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तय हुआ था। आपको याद होगा कि हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सीख लिए थे कि उस ब्लेनोग्लॉसस के जो मेंबर होते हैं उसके गोनेट्स का लोकेशन कहाँ पाया जाता है। फिर हमने कहा था कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वह एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वह वाटर से बाहर एग्जिस्ट होते हैं। मतलब कि जो मेल अपना एस्पर्म और फीमेल अपना ओवा जो होता है वह गोनेडल पोर के माध्यम से वाटर बॉडी के अंदर अपना क्या करता है, उसे डिस्चार्ज करता है, जहाँ से वो क्या होते हैं कि आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद पहले जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट का निर्माण होने के बाद फिर से वहाँ पर मारूला फिर ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से फिर क्या करते हैं कि टर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। अब वह टर्नेरिया लार्वा जो होता है वो पूरी बॉडी की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब इनकी पूरी बॉडी टर्नेरिया लार्वा के प्रेजेंस में इनकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आज हम उसका रीजनरेशन का कंसेप्ट सीखेंगे। मतलब कि रीजनरेशन का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे ये जो है ये आपका मेल का गैमेट्स और ये फीमेल का गैमेट्स, ठीक है, तो मेल गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स है। अब ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, और जब फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करने के बाद ये मिलकर, ध्यान रहे, ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों गैमेट्स आपस में क्या किए, मिले, और मिलने के बाद दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ZY, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जरा गौर समझिए, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में क्या करते हैं, मिल गए, मिलने के बाद ये दोनों यहां पे, एक मिनट, ये मेल और फीमेल गैमेट पहले आपस में मिले, यहां पर ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड हुए। फ्यूज्ड होने के बाद ये यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिले, मिलने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद ये सेल क्लीवेज होना शुरू होते हैं, जहां से सबसे पहले 2 सेल क्लीवेज होता है। ये है 2 सेल क्लीवेज। मतलब पहले मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट क्या करता है कि अब यहां से डिवाइड होना शुरू करता है और बनता है 2 सेल क्लीवेज होती है यहां से। अब देखो, जब ये 2 सेल क्लीवेज यहां हुआ, अब ये सेल 2 सेल के बाद 4 सेल, 4 के बाद 8 सेल, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 के बाद 128, 256, इस तरह से ये डिवाइड होना शुरू होता है। मतलब कि जब अगर ये कई भागों में अगर डिवाइड हो जाए, जैसे में जब 8 लेयर जब बनना, जब डिवाइड हो जाता है कई भागों में, जब ये छोटे छोटे भागों में जब डिवाइड होता है तो यहां से इसका निर्माण हम लोग कहते हैं मारूला, यानी कि यहां से ये मारूला का फॉर्मेशन होता है, और ये लेयर जो होता है वह मारूला का लेयर कहलाता है। ठीक है, अब तो यहां पर मान लिया कि ये A हो गया, ये B हो गया, C हुआ, D नाम दे दे इसको। थोड़ा नाम को हम दूसरे कलर से दे देते हैं, बेहतर होगा, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं हो। तो इसका इसे हम A, B, C, D, E और F लाइन, हम F स्टेज तक पहुंच गए। मतलब यहां पर हमें मारूला का फॉर्मेशन हो गया। अब जो मारूला हमारे पास बना, ये सब दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट। अब जो मारूला का फॉर्मेशन होता है, यहां से क्या करते हैं कि ये सेल थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू करते हैं, और मतलब ये सेल जो आपस में मिले हुए हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होना
मतलब एक पूरा रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जो रिंग का जो स्ट्रक्चर हमारे पास मिला, जो यहां का जो गैप होता है, इससे हम लोग ब्लास्टोसिल के नाम से जानते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, इसे कहते हैं हम लोग ब्लास्टोसिल, COEL, ब्लास्टोसिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जहां तक ब्लास्टोसिल गैमेट से लेकर ब्लास्टोसिल्स का फॉर्मेशन करा दिए, ये जो है आपका फेज नंबर हो गया G। ठीक है, अब देखिए जो ये ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन हुआ, यहां तक अभी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी टॉर्नेरिया लार्वा यहां तक नहीं आया है, जनरल डिवीजन होना शुरू हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये ब्लास्टोसिल आपको दिख रहा है, अब थोड़ा सा ये डिजेनरेट होना शुरू होता है और ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये अंदर की तरफ ग्रुप बनाना शुरू करता है। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से बना दें, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ ग्रुप बनाता है, मतलब कि ये जो अंदर का लेयर है ये तो ब्लास्टोसिल हुआ। ठीक है, जो अंदर का लेयर है उससे हम तो ब्लास्टोसिल का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर जो गैप, यहां का जो गैप आपको मिल गया, ध्यान रखें दो चीजें यहां पर मिलता है। एक जो यहां पे जो गैप है, जो पोर है, इससे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोपोर। और जो यहां के अंदर का स्पेस होता है, वो काफी ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि जो जहां पे ब्लास्टोपोर, जो ये दो सेल्स के बीच का जो रीजन है उसे कहते हैं हम लोग ब्लास्टोपोर, और जो यहां का जो रीजन होता है, जो बीच का अंदर का जो गैप होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं आर्किट्रॉन। इसका नाम दे दिया हम लोग आर्किट्रॉन। ठीक है, तो यहां से लेकर हम लोग पहुंच गए एफ लेयर तक। एफ लेयर तक पहुंचने में हमको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, पहले गैमेट और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिले, मिलने के बाद फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट का क्लीवेज हुआ, पहले 2 सेल में टूटा, फिर 4 सेल में टूटेगा, फिर 8, फिर 16 ऐसे सेल में टूटा। फिर उसके बाद जब ये सेल अरेंज हुआ, अरेंज होने के बाद अब यहां से ये जो एफ पार्ट पहुंचे, अब धीरे धीरे ये क्लीवेज होना, मतलब इसके स्ट्रक्चर बदलना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहां से जब हम नीचे की तरफ आते हैं, एफ के बाद जी के तरफ, तो कहते हैं कि यहां से अब लेयरिंग बनना शुरू होता है और लार्वा का फॉर्मेशन, अरे टर्नोरिया लार्वा जो है यहां से आना शुरू होता है। मतलब कि जो इसके सरफेस थे, इसके सरफेस के ऊपर अब एक लेयरिंग, यानी कि लेयरिंग बनना शुरू होती है। जो हमारे पास ये सरफेस के, अब इसके ऊपर जो है एक लेयरिंग बनना शुरू होती है, और ये कुछ लेयरिंग इस तरह की एक वाल बन जाती है, इसके चारों तरफ एक लेयरिंग बनना शुरू होती है। ठीक है, और ये लेयरिंग जो होती है कुछ इस तरह की एक पूरा, इसके सर्कल पे लार्वल फॉर्मेशन होना शुरू करता है, मतलब एक लाइनिंग बनना शुरू होती है, और ये लाइनिंग जो है कुछ एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। ठीक है, अब जो ये लेयर हमारे पास और दिखा, जो ब्लास्टोपोर और किसका, ब्लास्टोसिल का जो स्ट्रक्चर जो था, अब ये ब्लास्टोसिल और ब्लास्टोपोर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे अपने, ये जो स्ट्रक्चर था, जो ग्रुप बना था, ये ग्रुप थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये जो गोले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये थोड़े से ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। अब जरा गौर से देखिए इस स्ट्रक्चर को, मतलब यहां पे जो स्ट्रक्चर हमको मिल गया, ये सारे जो लेयरिंग है, इसी को हम लोग कहते हैं एपिकल थिकनिंग। क्योंकि लेयर जो है उसे हम लोग कहते हैं एपिकल थिकनिंग,
नाम क्या देते हैं? एपिकल थिकी। चूंकि अब ये एपिथेलियल टिश्यू का लेयर बनना, मतलब पहले जो सेल्स का निर्माण हुआ, अब इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं एपिकल थिकनिंग। ठीक है। अब जो ये एरिया जो हमारे पास जो था, आपको पता ही है कि ये है आपका ब्लास्टोपोर। ठीक है, ब्लास्टोपोर। अब जरा गौर से देखिए, यहां से ब्लास्टोपोर जो था धीरे धीरे क्लोज होना शुरू होता है, और ये जो ब्लास्टोपोर, यहां पे जो ब्लास्टोपोर है, सॉरी ऐसे डिवाइड, तो ये जो ब्लास्टोपोर है, यहां पे ब्लास्टोपोर जो हो गया वह क्लोज हो गया। याद रखेंगे, यही ब्लास्टोपोर जो है आगे चलकर ब्लेनोग्लोसस का एनस का निर्माण करता है। ब्लास्टोपोर का एनस का सिर्फ ब्लेनोग्लोसस का एनस का निर्माण जो होता है इसी ब्लास्टोपोर द्वारा होता है। ठीक है। अब जो यहां पे ब्लास्टोपोर क्लोज हो गया, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा? आर्किट्रॉन होगा, यहां का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जो यहां का स्ट्रक्चर आर्किट्रॉन हो गया, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हम आगे चलकर प्रोटोसील के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो पहले आर्किट्रॉन जो था, अब यह आर्किट्रॉन ब्लास्टोसील जब ये डिवाइड होना शुरू हुआ, तो ये ब्लास्टोसील का नाम यहां पर क्या हो गया? अब ये प्रोटोसील के नाम से जाना गया। ठीक है। तो मतलब यहां तक हम लोग सीख लिए। अब जरा गौर से देखिए, जो स्ट्रक्चर हम लोग डेवलपमेंट करना शुरू किए, और एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग आगे बढ़े, और जहां से हम लोग क्या करना, एक एक फॉर्मेशन मारूला का निर्माण किए। अब उसके बाद यहां से डिवीजन, मतलब कि जो हमारे पास गैस्ट्रेशन का पीरियड होता है, मतलब यहां जो हमारे पास दिखा जो F नंबर है, इस F नंबर से ही हम लोगों का गैस्ट्रुलेशन का मतलब लार्वल बॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। मतलब यहां से F फेज से गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग मारूला का फॉर्मेशन करेंगे, वैसे वैसे, तो मतलब कि पहले सेल स्टेज हमको मिला, यहां तक जाइगोट बना, ये स्टेज हमें मारूला बनाए। मारूला के बाद हमारे पास सिलोनोब्लास्टस, इस एरिया जहां पर सिलोन का फॉर्मेशन होता है या ब्लास्टोसील बनता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सिलेनोब्लास्टस। सिलेनोब्लास्टस मतलब सिलेनोब्लास्ट मतलब सिलोन बॉडी का, सिलोन का फॉर्मेशन या क्लोन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। जब ये क्लोन बॉडी बनाया तो सिलोनोब्लास्ट या क्लोनोब्लास्टक क्लोन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्लोनोब्लास्टिक जो लेयर हुआ, अब ये सिलोन अलग अलग क्या किए, ये सिलोन बॉडी दो भाग में डिवाइड हुआ। अपर पार्ट को हम लोग कह दिए प्रोटोसील, और लोअर पार्ट को हम लोग आर्किट्रॉन के नाम से जानते। ठीक है। अब ये जो आर्किट्रॉन हमारे पास बन गया, अब यहां से जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अब देखिए, अब जो यहां पर गैस्ट्रुलेशन बन गया, ये प्रोसेस हमारा कहला गया गैस्ट्रुलेशन। अब जो गैस्ट्रुला का F के बाद ये हो गया आपका G। ठीक है। अब जो गैस्ट्रुला का निर्माण हमारे पास हो गया, अब ये गैस्ट्रुला सॉरी ABCDEFG, ये हो गया H और ये हो गया I। ठीक है। तो ये I का जो पृष्ठ है इसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुला। ये है गैस्ट्रुला फेज। अब ये गैस्ट्रुला के बाद यहां से टर्नोरिया बॉडी का, टर्नोरिया लार्वा जब एपिकल सेल बन गया, अब यहां से टर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, और पूरे बॉडी के फॉर्मेशन तक टर्नेरिया लार्वा अपने आप में एक्टिव रहेगा। मतलब कि यहां से जैसे हम आगे की तरफ बढ़े, अब जो ये आपका आर्किट्रॉन दिख रहा है, अब ये आर्किट्रॉन क्या करता है, एपिकल बॉडी पहले डेवलप करना शुरू करती है। मतलब कि इसके बाद जो ये एपिकल बॉडी आपको जो एपिकल बॉडी हमें देखने को मिला वहां पे, अब ये एपिकल बॉडी
इस तरह से इनकी बॉडी डिवाइड, अब यहां से दो भाग में बट गया, एक ऊपर का एरिया प्रोबेसिस का एरिया हो गया, लोअर बॉडी हो गया, पहले दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, आपको पता है कि बोलेनोग्लोसस जो होता है वो तीन भाग में डिवाइड होता है, यहां पर पहले दो भाग में बढ़ता है, नीचे की तरफ बॉडी, ऊपर की तरफ प्रोबेसिस। अब यहां जो अर्ली टर्नेरियल फेज होता है, मतलब ये जो होता है वो डबल लेयर होता है। ठीक है, आपको भी पता है कि ये रीजन हमारे पास जो मिल जाता है इसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिल। ठीक है, या इसको हम लोग ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। ये ब्लास्टोपोर हुआ, नॉट ब्लास्टोसिल, ये ब्लास्टोपोर हो गया, क्योंकि ये पार्ट क्या है, क्लोज एरिया है। अब जो हमारे पास ब्लास्टोपोर मिल गया, अब जरा गौर से देखिए, जो ये हमारे पास क्या था, ये जो आपका प्रोटोसिल का एरिया था, अब ये प्रोटोसिल के एरिया जो है वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अब ये दोनों सेक्शन ज्वाइंट पर चला गया, दो भाग में डिवाइड हुआ, और ये ऑलरेडी अपना सिलोमिक एरिया, ऑलरेडी जैसे सिलोम है उस तरह से सिलोम एरिया अपना रहा, ये पूरा एरिया सिलोमिक, मतलब दो भाग में बटा। ये ऊपर वाला प्रोटोसिल का एरिया यानी कि ये प्रोटोसिलोमिक एरिया, और लोअर वाला जो एरिया, दोनों दो भाग में, मतलब ये आपस में कनेक्टेड हो गए। जो एरिया है वही एरिया यहां पर दिखा है, और ये जो हमको दिखा उसे हम लोग कहते हैं एपिकल थिकनिंग। अब गौर देखिए, जो एपिकल थिकनिंग होता है, यहीं पर एक छोटे छोटे सिलिएटेड बॉडी पाई जाती है, जिसे हम लोग एपिकल टफ के नाम से जानते हैं। यही सिलेटेड बॉडी आगे चलकर जो होता है वह फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने में हेल्प करता है, ये पूरे बॉडी सरफेस पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये मिल गया एपिकल टफ, एपिकल टफ हो गया, ये मिल गया एपिकल थिकनिंग। अब जरा गौर से देखिए, जो हमारे पास, और ये रीजन क्या है, प्रोटोसिल का रीजन है। ठीक, अब यहां से गौर से समझिए, तो प्रोटोसिल मिल गया, पूरा जो डायग्राम सिमिलर डायग्राम है, और ये एरिया क्या हो गया, ये जो एरिया आपको मिल रहा है वह आर्कीट्रॉन का एरिया है। हमने कुछ नहीं किया, यहां पर अब एपिकल टफ बॉडी का फॉर्मेशन शुरू होता है। ये रीजन हमारे पास कहलाता है एच, के बाद ये मिलेगा आपका आई हो गया, आई के बाद मिल गया आपका जे, तो ये पार्ट हो गया जे। इसे कहते हैं हम लोग अर्ली टॉर्नेरिया लेयर, या अर्ली टॉर्नेरिया लार्वा, या अर्ली टॉर्नेरिया फॉर्मेशन, या लार्वा फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका अर्ली टॉर्नेरिया का कंसेप्ट। अब इसके बाद जो एपिकल टफ बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो एपिकल जो टफ बॉडी बना हमारे पास, अब इसका फंक्शन किस तरह से काम करता है, कहा कि अब यहां से इनके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मतलब ये इनका ये इनकी बॉडी है। ठीक है, अब जो ये बॉडी यहां से, अब धीरे धीरे इनकी बॉडी यहां से सेपरेट होना शुरू होती है। अब ये इसका जो पार्ट है, ये आर्किट्रॉन का, ये एरिया आर्किट्रॉन का है, और नीचे थोड़ा ले लीजिए इसको, ये एरिया इसका आर्किट्रॉन का है। ठीक है, और ये जो हमारे जो ऊपर प्रोटोसिल का एरिया था, अब ये प्रोटोसिल की एरिया कुछ इस तरह से, इसमें सॉरी आप डबल लेयर बना लीजिए। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, ये जो एरिया हमको मिला, अब जो एरिया हमारे पास था, जो कनेक्टेड पार्ट था, अब ये इनके साथ धीरे धीरे प्रोटोसिल के साथ मिलना शुरू होता है। अब ये जो एरिया हमारे पास, ये आर्किट्रॉन का पूरा एरिया, या अब ये जो गैप मिला, यही गैप में जो होता है, इसी गैप को आगे चलकर हम लोग माउथ कहते हैं।
माउथ आपको याद होगा कि ये प्रोबेसिस और ये बॉडी, ये आगे चलकर क्या बनेगा, कॉलर बनेगा। तो प्रोबेसिस और कॉलर का जंक्शन पॉइंट को हम लोग माउथ कहते हैं। ये जो आपका एरिया है इसको आपको जानते ही हैं कि ये है आपका एपिकल थिकनिंग, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो बॉडी स्लेटेड दिखाई देते हैं इसका नाम होता है एपिकल टफ, ठीक है। अब इसी एपिकल टफ के पास ये छोटा सा रीजन पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं आई। मतलब अब इनकी पहली ऑर्गन माउथ और दूसरा ऑर्गन आई का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और जो इसका यहां माउथ का जो यहां से जब इलाका शुरू होता है, ये क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑसोफेगस। क्या नाम दे दिए, ऑसोफेगस। तो एक तरफ ऑसोफेगस बन गया, माउथ बन गया, आई का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो एरिया आपको हम डिवाइड किए, तो ये एरिया हमको हो गया जिसका नाम होता है प्रोटोसिल। प्रोटोसिल, CEOL, प्रोटोसिल, ठीक है। तो प्रोटोसिल मिल गया, प्रोबेसिस का एरिया मिल गया, सॉरी प्रोटो COEL। क्लियर हुआ, दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, बिल्कुल सही है। तो ये प्रोटोसिल का एरिया मिल गया, ये एपिकल थिकनिंग मिल गया, ऑसोफेगस का माउथ मिल गया। अब जैसे ही माउथ का निर्माण हो जाता है तो ये जो एरिया हमको मिलता है, आपको बताए थे जहां ब्लास्टोपोर ओपन, ब्लास्टोपोर जहां क्लोज एरिया होता है, यहीं आगे चलकर एनस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और जब लाइनिंग एक दूसरे से जहां ये अटैच्ड होते हैं, ये जगह जो होता है वह इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करता है। तो जहां गौर से देखिए, यहां पे अब इनके बहुत सारे ऑर्गन्स के जो हैं वो फॉर्मेशन हो गए, ठीक है। अब जो इनके ऑर्गन के फॉर्मेशन होते हैं, अब इसके बाद का जो एरिया हम लोग को मिलता है, अब धीरे धीरे इनके ऑर्गन्स बन गए। ऑर्गन्स बनने के बाद जो इनकी अलग की एरिया जो होती है, जहां पे अब यहां से ये जो एरिया हमको मिला IJ नंबर, सॉरी HI, यही J है, क्यों भैया ये K है, इसे कहते हैं हम लोग यंग गैस्ट्रेशन पीरियड, फेज, गैस्ट्रेशन फेज। मतलब यहां से इनकी बॉडी बनना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जब अब ये जो टर्नरिया जो पार्ट है, अब ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होना शुरू होता है। अब यहां से इसके तीसरे लेयर का फॉर्मेशन, यहां अभी जब लेयर हम बांटना शुरू करेंगे तो ये अलग अलग भाग में हमारे डायग्राम पर ना जाएंगे क्योंकि हमको डायग्राम बिल्कुल गलत गंदा बनाने आता है। हमारी डायग्राम बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो ये जो हमारे पास सबसे अपर लेयर है वह एपिकल एपिडर्मिस का लेयर होता है। ये जो लेयर आपका मिल गया, ये पहला लेयर हमारे पास हो गया ब्लास्टोपोर का, जो यहां पर डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद ये सेक्शन जो होता है वो जनरली दो भाग में डिवाइड होता है और यहां पे एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर है जो हमारे पास इंटेस्टाइनल एरिया पूरा। तो ये हमारे जो पाउच जैसे स्ट्रक्चर मिलता है, ये स्ट्रक्चर में जो ये रीजन हमको मिला, ये रीजन, ये क्या है आपका इंटेस्टाइन। ये रीजन हो गया आपका एनस। यहां पे जो कवरिंग होती है, जहां ओपनिंग होती है, ये हो गया आपका माउथ, ठीक है। अब यहां पे पाया जाता है क्या चीज, एपिकल टफ। यहां पे पाया गया आई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जैसे ही बॉडी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, अब बॉडी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो जो हमारे पास अब एरिया हुआ
ये एरिया आपका हो गया प्रोटोसिल। ठीक है, और ये जो यहां के जो रीजन हमको मिला, छोटा सा जो रीजन हमको दिखाई देता है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं सिलियरी। यही मिलता हमको सिलियरी बैंड। ठीक है, और ये जो एरिया हमको यहां से डेवलपमेंट होना शुरू होता है, जो आगे चलकर छोटे छोटे सेक्शनों में बंटना शुरू होता है। ठीक है, तो ये एरिया जहां से ऐसे डेवलपमेंट शुरू होता है, जो अटैचमेंट होता है, ये एरिया क्या मिलेगा, या कनेक्टेड एरिया जो होगा, इनके साथ जो माउथ जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसोफेगस। क्योंकि यहां पहले हमारे पास बक्कल डायवर्टिकुलम होगा, फिर फेरिंक्स होगा, नीचे ऑसोफेगस इंटेस्टाइन होगा। तो थोड़ा सा इसको हम पहले लेते हैं कि जाहिर सी बात है माउथ जुड़ा पार्ट हमारे पास ऑसोफेगस। तो यहां पे मिल गया सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ऑसोफेगस आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमको मिला, यही पाउच आगे चलकर सेक्शनल डिवीजन करता है। सेक्शनल डिवीजन कैसे करता है, थोड़ा आप गौर समझिएगा, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा ज्यादा आपको। तो कहते हैं कि अब ये बॉडी क्या करता है कि कुछ ये अपर बॉडी क्लोम जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे क्लोम जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और ये जो क्लोम जो होते हैं कई सेक्शनों में, ये इसका पाउच एरिया होता है, जहां पर ये इसका एनस, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ये इसका एनस का रीजन होता है। भाई ये क्या है आपका, ये एनस का रीजन हो गया, ये इसका इंटेस्टाइनल रीजन हो गया। छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, जो कभी डायग्राम और भी है, ये इसका इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो इनकी ओपनिंग होती है, ये इनका कौन सा रीजन हो गया, माउथ का रीजन हो गया, जहां ओपनिंग होती है। ये इसका ऑसोफेगस का रीजन हो गया। ठीक है, अब जो इनकी पूरी ओपनिंग मिलेंगे, ये इसका अपिकल टफ मिल गए, ये इसका कौन सा रीजन हो गया, आई का रीजन हो गया। अब इसकी पूरी रीजन सिलियरी बैंड, एपिकल, सारे क्या करते हैं, ऐसे ये डिवाइड होते हैं। तो ये हो गया आपका इसका सिलियरी बैंड, ये हो गया आपका प्रोटोसिल। ठीक है, अब ये जो इलोंगेटेड बॉडी होते हैं, अब ये धीरे धीरे अलग अलग सेक्शनों में कटना शुरू होते हैं। और सेक्शन में जब कटते हैं, तो यहां से सेक्शनल जब कटना शुरू होता है, तो इनके तीसरे बॉडी का फॉर्मेशन यहां से शुरू होता है। अब ये बॉडी तीन भाग में, यहां से एक सेक्शन और उसके बाद यहां से जो बीच का गैप दिख रहा है, इसमें बॉडी जो होते हैं तीन सेक्शन में, यहां से एक सेक्शन, यहां से एक सेक्शन, तो तीन सेक्शन में बॉडी जो है इनके कटते हैं। ये सबसे अपर रीजन जो प्रोबेसिस का रीजन होता है, सेकंड रीजन। अब ये यहां से कटता है थर्ड रीजन, जो इसका पाउच का एरिया होता है, ये यहां से तीसरे रीजन में कटना शुरू होता है, जहां से पहले बक्कल डायवर्टिकुलम, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको याद होगा हमने बक्कल डायवर्टिकुलम को पहले बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बक्कल डायवर्टिकुलम यहां से जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग सेक्शनों में काटना शुरू हुआ। अब ये जो बॉडी बना, जरा गौर से देखिए, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ऐसे बक्कल डायवर्टिकुलम, सबसे पहले बॉडी का डेवलपमेंट इस तरह से होता है। तो जो ये छोटे छोटे सेक्शन में अब जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो सबसे जो बीच का जो रीजन, जो ये रीजन है, ये तो आपका प्रोटोसिल है, ये हिस्सा प्रोटोसिल। ठीक है, और ये जो हिस्सा है, इससे हम लोग कह दिए सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी बन गया। अब इसके बाद यहां पे जो रीजन होता है उसे हम लोग कहते हैं आई। यहां तक कोई डाउट? अब नीचे का जो रीजन है, यहां पे ये होता है आपका इंटेस्टाइन, और यहां का जो रीजन होता है वो एनस। ठीक है,
अब जो हमारे पास आर्किट्रॉन का एरिया होता है वह डिवाइड होना शुरू होता है। तो जो ये डिवाइड होना शुरू हुआ और जैसे ये डिवीजन जब ये बना यहां पे, तो ये जो एरिया बटा इसे हम लोग कहते हैं कॉलर ग्रूव। यहां से कॉलर का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ये जो यहां पर ओपनिंग है इसे हम लोग कह दिए माउथ, और ये रीजन यहां पर जाता है स्टोमक। ये जो एरिया हमको मिलता है इसे हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, और यहां की जो एरिया हमको मिलता है यहां से बक्कल कैविटी, यहां का जो एरिया मिलता है उसे हम लोग कहते हैं, ये पूरा एरिया जो हमारे पास होता है ये बक्कल कैविटी का होता है। और ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, फिर समझो। ये एरिया मिल गया माउथ, ये हो गया बक्कल कैविटी, और जो इसके साथ अटैच्ड एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये यहां जब नीचे की तरफ आते हैं जहां डिवाइड होना शुरू होता है, ये रीजन हमको कहलाता है क्या चीज, ये जो डिवाइड हुआ उसे कॉलर ऑर्गन, और कॉलर के बाद नीचे जो एरिया मिलता है ये एरिया कहलाता है ट्रंक एरिया। तो डिवाइड हो गया ऊपर का एरिया, यानी ये पूरा एरिया कहला गया प्रोबेसिस। नीचे का ये एरिया यहां से लेकर यहां तक का एरिया हो गया कॉलर। मतलब यहां आपको ये पूरा एरिया जो था यहां से लेकर यहां तक का हो गया प्रोबेसिस। अब इस एरिया से लेकर ये एरिया हो गया आपका कॉलर, और ये एरिया से लेकर ये एरिया हो गया ट्रंक। मतलब पूरी बॉडी जो है वो 3 भागों में आसानी से डिवाइड हो गई। मतलब कि ये जो ऑर्गन था ये इनकी कुछ बॉडी इस तरह से डिवाइड हो गई। इस तरह से इनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड हो गई। मतलब यहां पे जो एरिया पाया गया उसे हम कह दिया आई। ठीक है, इनके चारों तरफ जो एरिया मिला इसे हम लोग कह दिए सिलोम। ठीक है, फिर सिलोम के साथ में जो एक और लेयर मिला इसको हम लोग कह दिए आर्टरी और वेन। तो इसे हम लोग कह दिए क्या कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के साथ ही कनेक्टेड एरिया जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नर्व सेल। इसी से कनेक्टेड एरिया जो होता है सिलोमिक रीजन के पास इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, नर्व सेल। ध्यान रहिए सब जगह एरिया पाया जाता है, नर्व सेल हो गया। अब यहां के जो रीजन होते हैं ऐसे पाउच आकार में, ये पाउच आकार में यहां पर ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसको हम लोग कहते हैं हार्ट। और हार्ट के पास ही ऐसे एरिया जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल साइनस। नाम क्या हो गया, सेंट्रल साइनस। और सेंट्रल साइनस से हार्ट से निकला हुआ 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट वेसल्स। नाम क्या हो गया उसका, हार्ट वेसल्स। फिर यहां पे हार्ट वेसल्स के इधर से हार्ट वेसल्स, इधर से हार्ट, इधर से आपको क्या सेंट्रल साइनस, यहां से एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। नाम क्या दे दिया, बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो एक तरफ से बक्कल डाइवर्टिकुलम, दूसरे तरफ से क्या हार्ट वेसल, तीसरे तरफ से आपका सेंट्रल साइनस। तो यहां पर एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, प्रोबेसिस या प्रोबेसिस ग्लैंड। प्रोबेसिस ग्लैंड, PROBOSCIS, प्रोबेसिस ग्लैंड। ठीक है,
तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर मिल गया यहां पे। अब इसके बाद ये जो रीजन यहां पे जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? माउथ। और माउथ के ओपनिंग के बाद ये जो माउथ जहां ओपन करता है और ये बक्कल डायवर्टिकुलम से जहां मिलता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। क्लियर हो गया? बक्कल कैविटी नाम दे दिए। फिर इसके बाद एरिया हो गया आपका बक्कल कैविटी। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां से नीचे अब आते हैं, तो जैसे ही एंट्री यहां करते हैं, ये रीजन आता है, चलो कहते हैं फेरिंक्स। और फेरिंक्स जो होता है, इसके दोनों तरफ ऐसे एक स्ट्रक्चर मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स, और गिल स्लिट्स के नीचे जब हम लोग कॉलर के नीचे में आ गए, तो यहां पे जो एरिया मिलता है उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज? ऑस्ट्रोफेगस। और लास्ट में सबसे लोअर रीजन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइन। और नीचे की तरफ यहां पे जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं गोनेट्स। तो ये पूरा है बॉडी का डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस पूरे गोनेट्स मिल गया। अब इसमें आप देखेंगे गिल स्लिट्स में जो होते हैं छोटे छोटे और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, तो इस तरह से इनकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो कैसे? आप जब जे फेज में आए, जे के बाद के के बाद एल के बाद एम के बाद एन, और लास्ट में आया ओ फेज में, और ओ फेज में इनकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है इनकी पूरे बॉडी का डेवलपमेंट का लेवल डायग्राम, जिसको आप आसानी से जब भी चाहें बैठकर आप एक एक करके इससे समझेंगे किस हिसाब से कौन सी बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ब्लेनोग्लोसस का हम पूरा लेवल कर डालें। अब इस पे आपको अगले क्लास में हम ब्लेनोग्लोसस यानी हेमिक्रोटा का जो मेंबर है उसको हम अलग मेंबर से कैसे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।